आज की ओरिएंटेशन क्लास का मैं आप लोगों को पहले एजेंडा बता देता हूँ। एजेंडा ये होगा कि सबसे पहले हम लोग तीन इस क्लास में हम तीन चीजें करेंगे। नंबर वन इज कि हम देखेंगे कि यूरोपियन हिस्ट्री अगर किसी ने रखनी है, वैसे तो 80-90% स्टूडेंट्स जो इस क्लास में बैठे हैं आई एम श्योर कि वो डिसाइड कर चुके हैं यूरोपियन हिस्ट्री रखनी है। बट अगर किसी को कंफ्यूजन है स्टिल, तो उसको हम एक लॉजिकल रीजन देंगे कि यूरोपियन हिस्ट्री क्यों रखनी है। सेकेंडली, हमारा दूसरा इस क्लास का एजेंडा ये होगा कि हम एक दफा कोर्स आउटलाइन देखेंगे जो कि एफपीएससी ने हमें दी हुई है यूरोपियन हिस्ट्री के, कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरह कोर्स आपका डिवाइडेड है और किस तरह आपका पेपर आता है। ठीक है, ये दूसरा एजेंडा। जो थर्ड एजेंडा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें मुझे लगता है कि यूरोपियन हिस्ट्री में स्टूडेंट्स नंबर नहीं ले पाते। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि व्हेन वी लुक एट द सिलेबस, जब आपका कोर्स हम देखते हैं तो इट स्टार्ट्स विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है 1789 से। ठीक है, बट यूरोपियन हिस्ट्री तो सिर्फ 1789 से नहीं स्टार्ट होती। ठीक है, जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि स्टूडेंट्स ने प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप को देखा ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि पीछे पिछले 6-7 सेंचुरीज में यूरोप में क्या हो रहा था, क्या इश्यूज थे, जिसकी वजह से आपकी अगेन हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि टाइमलाइन में चलती है, वो कभी भी पैचेस में नहीं चलती। हिस्ट्री यूरोप की 1789 में नहीं स्टार्ट हुई। तो जो आज के लेक्चर का सबसे मेन और सबसे प्रीडोमिनेंट पोर्शन होगा ना, दैट वुड बी ऑन दिस थर्ड पोर्शन, जो कि होगी टाइमलाइन आपकी यूरोपियन हिस्ट्री की, स्टार्टिंग फ्रॉम रोम की से लेके अब, जो कि रोम की ये स्टार्ट होती है 20, यहाँ से रोमन एम्पायर स्टार्ट होती है आपकी 27 बीसी से। ठीक है, रोमन एम्पायर, और ये चलेगी टिल आज के दिन तक 2025 तक। ये हम आज पूरी टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन तक आएंगे और फ्रेंच रेवोल्यूशन से 2025 तक आएंगे कि किस तरह यूरोप इवॉल्व किया। अच्छा, नाउ दो स्टूडेंट्स जो यूरोपियन हिस्ट्री के कोर्स को साइन इन नहीं करेंगे, माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि आप लोगों ने जो ये स्लाइड्स होंगी ना, जो टाइमलाइन की स्लाइड्स हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है, दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग दिस कोर्स, आप लोगों ने टाइमलाइन को याद कर लेना। उसकी रीजन क्या है कि आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री में जब आप पास पेपर्स को जाके देखेंगे ना, तो आपके पास जो भी इवेंट होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हम एक तरह स्लाइटली डिस्कस कर लेते हैं, नेपोलियन, आपके पास यूनिफिकेशन, ठीक है, आपके पास वर्ल्ड वॉर 1, आपके पास वर्ल्ड वॉर 2, आपके पास कोल्ड वॉर। तो 80% जो क्वेश्चन आपके पास यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन, आपके पास यूक्रेन रशिया वॉर, कुछ भी है, वट एवर इट इज, आपके पास क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं, आइदर कॉजेज और इम्पैक्ट्स। ठीक है, अब जब आपके पास कॉजेज और इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, आपको अगर वर्ल्ड वॉर 1 की कॉजेज पता करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली, या आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कॉजेज पता करनी है, तो आप लोगों को टाइमलाइन पता होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को यूरोपियन हिस्ट्री की टाइमलाइन फ्रॉम 727 बीसी से लेके 2025 तक फिंगर टिप्स पे आ गई है ना, ट्रस्ट मी, उसका 50-60% ऑफ द कोर्स इज डन। अगर उसको फिंगर टिप्स पे है, कोई भी सवाल आएगा, उसको अगर टाइमलाइन पता होगी, तो वो उसके आंसर में टाइमलाइन को यूज करके ही आधे से ज्यादा जवाब दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जाम्पल लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई का पता होगा, आप वो बता देंगे। ठीक है, अगर आपको जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की अलायंसेज हैं उनका पता होगा, टाइमलाइन में आपको पता होगा कि कौन कौन सी अलायंसेज बन रही है, आप वो बता देंगे। आपको लीग ऑफ नेशन का पता होगा, उसकी फेलियर का बता देंगे। आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन का पता होगा 29 में जो आया था और 30s तक चला था, आप वो कॉजेज में बता देंगे। आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आने वाले डिक्टेटर्स का पता होगा, हिटलर मुसोलिनी का, आप वो बता देंगे। आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने सिर्फ टाइमलाइन से ही 5 कॉजेज निकाल ली हैं। ठीक है, हमने वर्ल्ड वॉर 2 के क्वेश्चन एज इट इज आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। अब अगर हम कॉजेज में ही यहाँ पे 5 कॉजेज सिर्फ टाइमलाइन पता होने की वजह से निकाल सकते हैं, तो इट मीन्स कि यूरोपियन हिस्ट्री इज वेरी इजी। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको सबसे पहले टाइमलाइन पता हो। सो मेरे आज का लेक्चर का जो मेन पोर्शन होगा, दैट वुड रिवॉल्व अराउंड दिस थिंग, कि हम लोग एक दफा टाइमलाइन को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। रेस्ट, अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन करेंगे तो विल मेक थिंग्स इजी। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि आप लोगों ने टाइमलाइन को एज इट इज क्रैम कर लेना है। जो क्रैम कर लेगा, उसके लिए यूरोपियन हिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी इजी सब्जेक्ट। नाउ कमिंग के जी, आप लोगों की जो
सबसे बड़ा मसला है कि जी हम यूरोपियन हिस्ट्री रखें या ना रखें, तो उसके पीछे हम थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं कि वाई वन शुड ऑप्ट यूरोपियन हिस्ट्री। आई पर्सनली आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। 80 तक, 70 80 इजीली आपको स्कोर मिल जाता है यूरोपियन हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में इतना स्कोर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देता है, दैट इज यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है। सेकेंडली, इसका सिलेबस इज वेरी क्लोज एंडेड। अभी ये जो मैंने ये एक लिस्ट लिखी हुई है ना, यही आई थिंक अगर यही कवर्ड होंगी आप लोगों की, तो आप लोगों के 70 से 80% जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। टू द पॉइंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, अगर आप एग्जाम में जाके देखेंगे ना, तो यू विल सी के जिस तरह यूएस हिस्ट्री में, जिस तरह इंडो पाक हिस्ट्री में बहुत ही टेढ़े सवाल आते हैं, दैट इज नॉट द केस इन यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री में आपके पास आ जाएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। Unification, which personalities played a significant role in the unification of Italy, which personality played a significant role in the unification of Germany, as it is। ये जो सिंगल लाइनर्स है ना, ये आप लोगों के टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं इन द एग्जाम। सो यूरोपियन हिस्ट्री इस सेंस में इज एन एक्सीलेंट सब्जेक्ट। ठीक है। देन अगेन सेफ एज कंपेयर टू अदर हिस्ट्रीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बाकी हिस्ट्रीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी हैं, सो यूरोपियन हिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट जो कि विच इज सेफ। ठीक है। फिर जो मुझे लगता है कि मेरे केस में मुझे यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था, दैट इज दिस, कि बाकी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जो आपके पास नॉलेज बेस, जो कंटेंट आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री से आता है ना, दैट इज अनमैचेबल। किसी और सब्जेक्ट में आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं, मैंने जो सीएसएस में ऐसे लिखा था, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज, ठीक है, उसका मैंने स्टार्ट यूरोपियन हिस्ट्री की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के एरा से किया था। किस तरह मार्शल प्लान, किस तरह ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ये जो प्लान्स आए थे, किस तरह इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और आपकी जो नेशनल इकोनॉमीज थी, ग्लोबलाइजेशन ने शेप किया था उनको। ठीक है। किस तरह यूरोप को रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट किया गया था, तो मैंने यहाँ से अपना ऐसे स्टार्ट किया था। ठीक है। सो यूरोपियन हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो कि आपके नॉलेज बेस को इतना ब्रॉड कर देगा कि आप लोगों को सीएसएस में बहुत हेल्प आउट होगी इस चीज की। ठीक है। और अगेन लास्ट थिंग वही के अच्छे मार्क्स देता है। ये कुछ रीजंस हैं जो कि आई थिंक अगर आप लोग इन रीजंस को अपने पास रखें, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा यूरोपियन हिस्ट्री को एज अ हिस्ट्री ऑप्ट करना एज कम्पेयर टू एनी अदर हिस्ट्री। आगे चलते हैं जी। अगर अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपको ज्यादा बुक्स की तरफ लगाऊंगा। आई पर्सनली फील कि आप लोगों को अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की जरूरत है रादर देन बुक्स। ठीक है। और मेरे पास जो आप लोग अब कोर्स लेंगे, मैं आप लोगों को जो ये बुक्स का सारा कंटेंट होगा ना, इसमें वो ये मैं आपको कोर्स में दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को जो मेजर पॉइंट्स चाहिए होंगे, आप लोगों को कोटेशंस चाहिए होंगी, ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको मैं निकाल के दे दूंगा। बट इवन देन मुझे आई डू नो कि बहुत से स्टूडेंट्स को फिर भी होता है कि हमें कोई बुक रिकमेंड कर दें। ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि दिस वन बुक, मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री बाय फरुख सुल्तान सर। फरुख सुल्तान ने ये किताब लिखी हुई है। इसमें उन्होंने अच्छा एक टू द पॉइंट सीएसएस के लिए, टू द पॉइंट है बिल्कुल। आपकी सीएसएस की अगर तैयारी आप लोग करें यूरोपियन हिस्ट्री की, तो आप लोग इस बुक को कंसल्ट करके चीजें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बुक्स आपके लिए नाम लिख दिए, बट आई वुड नॉट सजेस्ट एनी फर्दर बुक कि आप लोगों को बुक्स को कंसल्ट करने की जरूरत है। दिस वन बुक इज मोर देन इनफ। हाँ, अगर किसी ने टाइम लगाना है तो उसको चाहिए कि वो जाके यूट्यूब पे इन टॉपिक्स पे अच्छी वीडियोस देखे, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करे, ताकि उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, मैप्स बनाने आए। ठीक है। बट स्टिल, हाँ, एक रिकमेंडेशन बुक्स पे मैं जरूर देता हूँ। ये जो मैंने लिस्ट लिखी है ना रेफरेंसेस की, इसको आप लोग डेफिनेटली याद कर लें। किस तरह याद कर लें कि आपको 4 5 6 बुक्स के नाम आते हो और उनके राइटर्स के नाम बताओ। आप लोगों ने इन इन बुक्स को ना कोट करना है इन योर क्वेश्चंस। आप लोग जब आंसर दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वर्ल्ड वॉर 1 पे कोई बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 पे बात करें, तो आप लोग ये बुक्स के नाम लिखें। फॉर एग्जांपल, ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर बाय सिडनी बी फे, इसके मैंने 2 3 रेफरेंसेस अपने पेपर में ऐड किए थे। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूरोप बाय एच एल फिशर, इसके भी मैंने रेफरेंसेस ऐड किए थे। एच एल पीकॉक की बुक है, ये रेफरेंसेस ऐड किए थे। सो व्हाई आई हैव रिटन दीज नेम्स फॉर यू इज के आप लोग इसके नाम याद कर लें एंड उनको अपने पेपर में यूज करें, रादर देन कि सारी की सारी किताबें पढ़ें। अगर आप लोग एक किताब भी नहीं पढ़ते, गुड टू गो। अगर आप सिर्फ ये एक किताब फरुख सुल्तान साहब की पढ़ लेते हैं, फेयर इनफ। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ये जो नाम है इनको आप यूज जरूर करें। ठीक है। मूविंग ऑन। अब आते हैं जी हम इस लेक्चर के एजेंडा नंबर 2 पे, दैट इज आपके यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस, आपके यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स।
ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स इज वेरी सिंपल। आपका यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट वन, पार्ट टू। ठीक है। पार्ट वन में आपके पास 1789 से लेकर 1914 तक का एरा आता है। ये कौन सा है? ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर प्री वर्ल्ड वॉर वन तक का एरा आता है। ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जो कि कभी इस पार्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी इस पार्ट में भी आ जाता है, पार्ट वन में भी आ जाता है, पार्ट टू में भी आ जाता है। ठीक है। ये फ्लक्चुएट करता रहता है। बट अगर आप कोर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1789 से 1914 तक आपका पार्ट वन है। आगे 1914 से 2025 तक आपका यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट टू है। ठीक है। जिसमें आपके पास वर्ल्ड वॉर वन से लेकर आज के यूरोप तक आता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर वन आती है, वर्ल्ड वॉर टू आती है, आपके पास कोल्ड वॉर आती है। ठीक है। आपके पास पोस्ट कोल्ड वॉर यूरोप आता है। ठीक है। सो इसमें ये आपका यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स एज इट इज डिवाइडेड है। हाँ, ये जो वर्ल्ड वॉर वन का पोर्शन है, ये कभी पार्ट वन में क्वेश्चन आ जाता है इसका, कभी पार्ट टू में क्वेश्चन आ जाता है। ये चीजें वेरी करती रहती हैं। लेकिन इसी कोर्स में एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास जो पार्ट वन है ना, उसमें से चार क्वेश्चन आते हैं, फोर क्वेश्चन आते हैं, और आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। विच इज वेरी इजी, क्योंकि इसमें आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेजर एक क्वेश्चन आता ही आता है, नेपोलियन का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली या जर्मनी में से, इटली या जर्मनी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। या फिर आपके पास कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन आ जाती हैं। इस तरह के चार पांच क्वेश्चन हैं, और ये एज इट इज ये चारों आए होते हैं, और आपका ये सिचुएशन होती है कि आपके लिए कंफ्यूजन होगी कि आपने चार में से कौन से दो अटेम्प्ट करने हैं। इशू आता है इस पोर्शन में, जिसमें आपके पास टोटल तीन सवाल आते हैं, उनमें से आपने दो अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें भी मसला ये है कि आपके पास जो तीसरा सवाल होता है ना, दो क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के होते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो दो तीन पार्ट्स आए होते हैं, 10 10 10 तीन पार्ट्स आए होते हैं, आपने दो कोई से पार्ट्स करके 20 नंबर का क्वेश्चन करना होता है। सो आपका बेसिकली जो आप जाके कोर्सेज भी पढ़ेंगे ना, आपको सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि आपको पार्ट टू कोई अच्छे तरीके से कवर नहीं कराता। ठीक है। मेरा थोड़ा सा आपके ऊपर ना फोकस पार्ट टू पे भी बाद में जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़े से लेक्चर्स एक्स्ट्रा रखे हैं कि पार्ट टू को प्रॉपरली कवर किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट मार खाता है पार्ट टू में, जिसमें आपके पास तीन क्वेश्चन आए होते हैं, आपने दो करने होते हैं, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका पार्ट्स वाला होता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन भी कंप्लीट वाला नहीं आता होगा 20 वाला, तो आपको पार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आता है। सो ये दिस इज अबाउट द कोर्स। हम एक दफा ओवर भी देख लेते हैं जी कि कोर्स में क्या क्या आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, नेपोलियनिक एरा। ठीक है। इसमें कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस, नेपोलियन का राइज और फॉल। ठीक है। फिर आपके पास कंसर्ट ऑफ यूरोप आता है, ये कांग्रेस ऑफ वियना है, जिसमें आपके पास यूरोप, इसमें फ्रांस के बाद आती हैं चीजें। ठीक है। फिर आपके पास ये अगेन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म की राइज, रेवोल्यूशन आती हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी। ठीक है। देन ईस्टर्न क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन हम इसको कवर जरूर करेंगे। ईस्टर्न क्वेश्चन में आपकी जो ये टर्की की ऑटोमन एम्पायर की जो सारी डिबेट, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है। सो उसमें एक इशू था कि जी कौन रिप्लेस करेगा। आपके क्वेश्चन आए हैं चैट में, लेट मी सी। मैप्स पे हम डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल मैप्स पे मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ मैप्स की क्या वेटेज है, क्या करना है मैप्स के लिए। ठीक है। अच्छा। सो ईस्टर्न क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसमें ऑटोमन का डिक्लाइन देखेंगे, और देखेंगे कि जी बाकी किस तरह आ रहे थे। देन आपके पास ये आ गया जी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है। ये स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का सवाल है। ठीक है। इट एज इट इज ये क्वेश्चन आता है कि जी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में आप बताएं कि क्या ऑब्स्टेकल्स थी, कौन सी पर्सनैलिटीज ने रोल प्ले किया था। तीन पर्सनैलिटीज थी, वो पूछ लेता है तीनों पर्सनैलिटीज का क्या रोल है, और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। सिमिलर क्वेश्चन जर्मनी पे आता है। किसी अच्छे साल में दोनों आ जाते हैं, बट ऑन एवरेज एक इनमें से मस्ट आता ही आता है, आइदर जर्मनी और इटली में से कोई एक आता है। और वैसे मैंने पेपर्स में दोनों साल, एक साल में दोनों क्वेश्चंस भी देखे। अगेन बिस्मार्क एक पर्सनैलिटी आ जाएगी, और प्रोसेस आ जाएगा कि क्या प्रोसेस था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। और फिर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो 1870 से लेके 1914 तक का एरा है, इसमें इसमें आपको कहते हैं ये कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है, कि इसमें कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन डिसाइड हो रही हैं। ठीक है। सो ये आपका जो प्री वर्ल्ड वॉर ओरिजिन है वर्ल्ड वॉर वन के, ये आपका पार्ट वन है। यहाँ पे आपका पार्ट टू स्टार्ट होता है, जिसमें आपके पास वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट इम्पैक्ट्स आते हैं। ठीक है। फिर आगे आपकी, मैंने आपको बताया, डिक्टेटरशिप्स की राइज होती है, जिसमें आपके रशियन रेवोल्यूशन आती है, इटली में मुसोलिनी आता है, हिटलर आता है जर्मनी में। और ये सारा जो क्राइसिस आपका चल रहा है, ये आपका सिलेबस है यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट टू। यहाँ पे आगे अगर आप चलें तो ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कॉजेज और इम्पैक्ट्स आ गई। ठीक है। और फिर आपका पोस्ट वॉर यूरोप आ गया, जिसमें आपके पास सबसे बड़ी चीज है कोल्ड वॉर यूरोप। ये आगे हमारी स्लाइड पे कोल्ड वॉर है।
ये आपका डायरेक्टली वेरी सिंपल वेरी प्रिसाइज कोर्स है। ये 10-12 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपका टोटल। अच्छा, अब जो मैं आपको पार्ट टू में बोला है ना कि आपके पास पार्ट टू में क्वेश्चन जो तीसरा होता है वो 2-3 पार्ट्स में होता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस, मार्शल प्लान, जर्मन क्वेश्चन, नेटो, वार्सा पैक्ट, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना ये पार्ट्स में आए होते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, उसमें पूछ लेगा जी कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, या फिर कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और छोटे पार्ट्स में वो पूछ लेगा आपसे इस तरह के यूनाइटेड नेशंस, मार्शल प्लान। सो ये आपका टोटल, ये आगे कोल्ड वॉर मैंने आपको बता दिया कि 1945 से लेकर 1991 तक आपकी चलती है कोल्ड वॉर, जिसमें आपके पास एंड पे आके 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होती है। और फिर उसके बाद आपका 1991 से 2025 तक कंटेम्प्रेरी यूरोप है, जिसमें अगेन छोटे छोटे 10-10 नंबर वाले पार्ट्स हैं। यूरोपियन यूनियन पे क्वेश्चन कर लेता है, बाल्कन क्राइसिस पे कर लेता है, ठीक है, गोर्बेचोव की पॉलिसीज पे कर लेता है, आपके पास यूरोपियन इस पे ब्रेग्जिट पे क्वेश्चन कर लेता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 10 नंबर वाले, लेकिन मेजर टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं जी, ये दिस इज द सेकंड एजेंडा। अब हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, which is an overview of the European history, a brief timeline। ब्रीफ टाइमलाइन में आपको इसमें सारी यूरोपियन हिस्ट्री की एक टाइमलाइन बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह चीजें इवॉल्व की हैं ओवर टाइम। ठीक है, और किस तरह यूरोपियन हिस्ट्री ने शेप किया है। और इसमें हम मेजर इवेंट्स इन द यूरोप बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कवर करके आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। मुझे सिर्फ एक दफा ये देख लेते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है चैट में। ये हम एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन में करते हैं फजर। ये जो क्वेश्चन है ना आपके लेंथ वगैरह के, इसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम टाइमलाइन को अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास की रोम आता है जी 753 बीसी में। रोम फाउंड होता है 753 बीसी में। उसके बाद हमारे पास रोमन एम्पायर बनती है 27 बीसी में। अब आपको इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और इसको ऑब्जॉर्व करना है, इसकी निटी ग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्स में इसकी डिस्कशन नहीं हुई भी, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को यूरोपियन हिस्ट्री की टाइमलाइन का पता हो। जिसको पता होगा उसके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो रोमन एम्पायर आपके पास बनती है 27 बीसी में, और हमारे पास जाके 285 एडी में रोमन एम्पायर डिवाइड हो जाती है इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न ये वो बैजेंटाइन रोमन एम्पायर है, जो कि हमने ये जो अर्तुगरुल गादी था इसमें, वो बैजेंटाइन जो एम्पायर थी वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी आपकी। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर वो थी जो कि आपकी फ्रांस, जर्मनी, इन इन एरियाज में थी, और ईस्टर्न आपके ईस्टर्न यूरोप में थी। ठीक है, होता यह कि 476 एडी में फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो जाता है। ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसका फॉल होता है 1453 में। ये वो फॉल है जिसमें फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है इन 1453 बाय सुल्तान महमद टू। ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर वाला फॉल है। ये ईस्टर्न एम्पायर 1453 में फॉल की थी, जिसपे महमद टू ने कॉन्कर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को। आगे चलेंगे, फिर उसके बाद आपके पास जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर हमारी फॉल की थी 476 एडी में, इसकी न्यू फॉर्म आती है हमारे पास 800 एडी में, होली रोमन एम्पायर की फॉर्म में। ठीक है, ये वो एम्पायर है जो कि 1806 में जाके नेपोलियन के दौर में नेपोलियन इसको डिफीट करता है, और होली रोमन एम्पायर 1806 में जाकर खत्म होती है। ठीक है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड हुआ था 1066 में। इसके बाद इंग्लैंड की हिस्ट्री प्रॉपरली स्टार्ट होती है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी आपकी क्रूसेड्स हुई थी, वो रिलीजियस वॉर्स जो कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी, फॉर मेनली फॉर होली लैंड। ठीक है, टोटल ऑफ 9 आपकी क्रूसेड्स हुई थी। ठीक है, जिसमें आपकी स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 1095 टू 1272। ये 9 क्रूसेड्स हुई थी। ठीक है, पैलेस्टाइन के लिए, होली लैंड के लिए। फिर आपका 1215 में मैग्ना कार्टा साइन होता है, जिसमें किंग जॉन जिसको साइन करते हैं, और मैग्ना कार्टा का मेन एजेंडा था किंग किंग को अंडर लॉ लेके आना। किंग ने अपनी पावर लिमिट की। ठीक है, किंग लिमिटेड हिज पावर, और किंग भी रूल ऑफ लॉ के तहत किंग भी अंडर द लॉ आ गया। ठीक है, सो ये दिस इज अबाउट मैग्ना कार्टा। ये आपसे बड़े टिपिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं एमसीक्यूज को लेके जी, मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ, किसने साइन किया, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास मैंने आपको बता दिया फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में सुल्तान महमद टू ने, जिसके बाद आपकी ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी फॉल कर जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन,
अब आता है जी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपकी असल यूरोपियन हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है, दैट इज आपकी रेनेसॉ। रेनेसॉ ये वो पीरियड है यूरोप का सॉरी यूरोप का 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के एरा को रेनेसॉ कहा जाता है। रेनेसॉ से क्या मुराद है? रीबर्थ ऑफ यूरोप। ठीक है, ये वो टाइम है जब आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी आर्ट में, साइंस में, पॉलिटी में, लिटरेचर में, यूरोप में क्या कहते हैं, फिर से इस पे रीबर्थ हो रही है यूरोप की। ठीक है, इससे पहले आपके डार्क एजेस चल रहे हैं, मिडीवल एरा चल रहा है, जिसमें यूरोप बिल्कुल डाउनफॉल यूरोप का हो चुका हुआ है, यूरोप में डिजीजेज आ रही हैं। ठीक है, डार्क एजेस इनको कहा जाता है, और ये वो पैरेलल में वही टाइम है जिसमें आपके पास मुस्लिम जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज ऑन अ राइज। ठीक है, सो रेनेसॉ का पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कोई पूछे जी रेनेसॉ का पीरियड क्या है, तो आपने बताना है 14 से 16 सेंचुरी का यूरोप है, जिसमें आपके पास कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, आपकी ये सारी ग्रोथ हो रही है, रीबर्थ हो रही है, आर्ट की, साइंस की, पॉलिटी की, लिटरेचर की। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आपको मैं थोड़ी एग्जाम्पल दूं, जो आपने पॉलिटिकल साइंस में अगर मैकियावेली पढ़ा है, तो वो मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसॉ। ठीक है, रेनेसॉ में उसने पॉलिटिकल सिस्टम में आपके पास सेक्युलरिज्म का आइडिया दिया, आपके पास जो नेशनलिज्म का आइडिया दिया। ठीक है, वो मैकियावेली पॉलिटिकल स्फीयर में आपके पास रेनेसॉ का चाइल्ड है। सिमिलरली लिटरेचर में आपके पास शेक्सपियर आता है, वो अगेन रेनेसॉ का चाइल्ड है। ठीक है, आपके पास साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में ये जो गैलीलियो वगैरह आते हैं, ये भी रेनेसॉ के लोग हैं। ठीक है, सो ये जो और आर्ट्स में अगर देखें, लियोनार्डो डा विंची, आप लोगों ने हर किसी ने नाम सुना होगा। ठीक है, मोनालिसा की जो वो आर्ट थी, वो ऑल दीज थिंग्स आर इन द रेनेसॉ पीरियड। ये 2 सेंचुरीज हैं यूरोप के, जिसमें यूरोप की रीबर्थ हो रही है और यूरोप निकल रहा है फ्रॉम डार्क एजेस। इसके बाद जब रेनेसॉ होती है ना, जब आपके न्यू ये आइडियाज आते हैं, आपके पास रीबर्थ आती है, तो आपके पास एक 1513 में मार्टिन लूथर किंग साहब आते हैं, और वो आके 1517 में, सॉरी, ठीक है, 1517 में मार्टिन लूथर किंग आपके पास 95 थीसिस देते हैं। बेसिकली ये एक, और ये याद रखना है, इससे पहले आपके पास यूरोप में सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी का सेक्टर, दैट इज कैथोलिसिज्म। कैथोलिक चर्च आपके पास, जो कैथोलिक सेक्टर दैट एग्जिस्ट इन यूरोप। लेकिन आपके पास होता क्या है कि आफ्टर रेनेसॉ आपके पास एक नया सेक्ट डेवलप करता है, दैट इज आपका प्रोटेस्टेंट। ठीक है, आपका प्रोटेस्टेंट स्कूल इमर्ज करता है इन यूरोप आफ्टर दिस रेनेसॉ का पीरियड। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स राइज करते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स को लीड कौन कर रहा है? आपके पास मार्टिन लूथर किंग, जिसने 1517 में आपको 95 थीसिस दी हैं। बेसिकली ये 95 थीसिस देने का मकसद क्या है कि आपके पास जो यूरोप में एक एब्सोल्यूटिज्म, कैथोलिक चर्च की स्टैब्लिश हो चुकी हुई है, और उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आपसे पैसे ले रहे हैं, एंड दे हैव क्रिएटेड अ वेरी एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम। उसको काउंटर करने के लिए, रिलीजियस आइडियाज को काउंटर करने के लिए आपके पास नया स्कूल इमर्ज करता है, दैट इज प्रोटेस्टेंट, नया सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं रेफर्मेशन, कि जिसमें आपके पास नया स्कूल इमर्ज कर रहा है। तो रेफर्मेशन का आपको आइडिया हो गया। इसके बाद आपके पास जैसी रेफर्मेशन आती है, तो उस रेफर्मेशन के अगेंस्ट आपके पास काउंटर रेफर्मेशन भी आती है। काउंटर रेफर्मेशन 16th सेंचुरी में यूरोप में लॉन्च होती है बाय आपकी कैथोलिक सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, टू कर्टेल, टू कंट्रोल, टू स्टॉप प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, जब ये प्रोटेस्टेंट स्कूल राइज करता है ना, तो उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास काउंटर रेफर्मेशन आती है। सो ये एक डिबेट चल रही है इन यूरोप इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, और आपके पास इसके अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ये टसल आती है इन 1618, जब 30 इयर्स वॉर शुरू होती है यूरोप में। ये 30 साल की जो जंग है, दिस इज बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, ये दो ग्रुप्स के बीच में है, और दो ग्रुप्स अपनी अपनी जो आइडियाज हैं उनको प्रोपेगेट कर रहे हैं, और ये 30 साल तक जंग चलती है आपके पास यूरोप के अंदर, जिसके एंड पे आपके पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है इन 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में दो मेजर आइडियाज आते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा आइडिया है जी रिलीजियस टॉलरेंस। आपको मैंने बता दी इससे पहले, जो यूरोप में मसला था, वो सबसे बड़ा मसला ये था कि आपके पास यूरोप में एक स्कूल था, कैथोलिक स्कूल, जिसके आइडियाज प्रोपेगेट हो रहे थे, और किसी दूसरे आइडिया को, रिलीजियस आइडिया को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। इन दिस रिगार्ड आपके पास होता ही है कि जब 30 ईयर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है, तो रिलीजियस टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है, दोनों सेक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है यूरोप में। और जो दूसरा सबसे बड़ा आइडिया है, दैट इज सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। यहां से आपके पास नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कहा जाता है कि आपके पास जो स्टेट्स होंगी,
उनकी टेरिटरी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। कोई एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को अपनी एक्सपेंशनिज्म करके किसी दूसरी स्टेट को कैप्चर नहीं करेगी, अपनी अपनी टेरिटरी में सब पटेल करेंगे अपने आप को। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट का, ये जो सारा आइडिया था, इट वॉज गिवन इन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। आपकी रिलीजियस टॉलरेंस क्रिएट होती है, आपकी सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स इंश्योर होती है, और आपके पास अल्टीमेटली नेशन स्टेट्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हो गया, इसके बाद यूरोप की एक नया फेज शुरू होता है, दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट यूरोप, जिसमें आपके पास जब टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंश्योर की जा रही है, तो अब जो आपके पास सारे मोनार्क्स हैं ना, दे मेक श्योर कि वो अपनी अपनी टेरिटरी में एब्सोल्यूट हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फ्रांस में देखेंगे आप, तो आपको बर्बन डायनेस्टी नजर आएगी। ठीक है, सिमिलरली आपको यूके में जाके एब्सोल्यूटिज्म नजर आएगी, आपको स्पेन में एब्सोल्यूटिज्म नजर आएगी, आपको ऑस्ट्रिया हंगरी में एब्सोल्यूटिज्म नजर आएगी, आपको रशिया के अंदर एब्सोल्यूटिज्म नजर आएगी। मतलब ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पास आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपको नजर आता है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद वो एक डिक्लाइन आता है उसका, आपकी कैथोलिक चर्च का। सो एब्सोल्यूट स्टेट्स फॉर्म की जाती हैं। ठीक है, और इसी एब्सोल्यूट स्टेट को अब हम जब ये डिस्कस करें एब्सोल्यूट स्टेट को, तो हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आएंगे ना, तो हमें पता चलेगा ये जो एब्सोल्यूटिज्म इन फ्रांस थी ना, दैट वाज द बिगेस्ट इशू, दैट वाज द बिगेस्ट इशू, जिसकी वजह से आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है। सिमिलरली अगर रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, तो ये जो एब्सोल्यूटिज्म थी वही सबसे बड़ी रीजन थी। आप अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें, तो एब्सोल्यूटिज्म एक बहुत बड़ी रीजन थी। आप अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें, तो ये यूरोप जिस तरह चीजें इवॉल्व कर रही हैं, अगेन दिस इज वाई टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जब टाइमलाइन पता होगी तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, इजी टू एनालाइज थिंग्स। ठीक है, सो आपके पास जब एब्सोल्यूटिज्म आती है ना, तो उसके ये रेनेसॉन्स ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद आपकी 17 से 19th सेंचुरी यूरोप में एनलाइटनमेंट एरा आता है। ठीक है, एनलाइटनमेंट एरा क्या है जी, के इसमें आपके पास एज, एनलाइटनमेंट एरा को कहा जाता है एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन से क्या मुराद है, इसमें आपके पास सारे न्यू आइडियाज आपको यूरोप में इमर्ज करते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज, इकोनॉमिक आइडियाज, सोशल आइडियाज। ठीक है, ये इस वजह से आपको आपके इस एरा को एनलाइटनमेंट कहा जाता है, जिसमें अगर हम पॉलिटिकल आइडियाज को बात करें, तो हमारे पास प्रीडोमिनेंटली हमारे पास इसमें आते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह, वोल्टायर, जे एस मिल, एडम स्मिथ। इन लोगों ने एनलाइटनमेंट से क्या मुराद है, हॉब्स ने दिया आइडिया, इन्होंने काउंटर किया डिवाइन राइट थ्योरी को। ठीक है, आपको लॉक को देखेंगे, लॉक ने वो आपके पास डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का आइडिया दिया, आपके पास वोल्टायर ने जो रिलीजियस एक वो एब्सोल्यूटिज्म है उसको काउंटर किया। ठीक है, सिमिलरली एडम स्मिथ ने आपका लिबरलिज्म का एक आइडिया दिया। तो ये वो एरा है, ये दो वो सेंचुरीज हैं, 17 से 19th सेंचुरी, जिसमें आपके पास पूरा यूरोप ट्रांसफॉर्म हो रहा है रीजन पे, आपके पास यूरोप ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंडिविजुअलिज्म पे, लिबरलिज्म पे, सेक्युलरिज्म पे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पे। जो सारे आइडियाज है ना, ये आइडियाज आपके एनलाइटनमेंट के आइडियाज हैं, और ये वो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स हैं जिन्होंने इन इन आइडियाज को प्रोपेगेट किया। और इन आइडियाज की वजह से अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है, आपके पास यूरोप में ये कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जिसमें आपके पास पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आती हैं, आपके पास साइंटिफिक रेवोल्यूशन आती हैं, आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती हैं, आपके पास सोशल रेवोल्यूशन आती हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, अमेरिकन रेवोल्यूशन आई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में आपके पास गलीलियो की आती हैं, न्यूटन की इन्वेंशन आती हैं, आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, जिसमें पूरा यूरोप आपका ट्रांसफॉर्म कर जाता है टूवर्ड्स इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है आफ्टर दिस एनलाइटनमेंट। देन आपके पास सोशल रेवोल्यूशन आती हैं, फॉर एग्जांपल लेटर इन द हिस्ट्री आपके पास जाके रशियन रेवोल्यूशन आती है, और आपके पास कम्युनिज्म आपके पास यूरोप में आ जाती है। तो ये बेसिकली दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। ठीक है, अब जब आपने ये सारी एक एक ओवरव्यू ले लिया टाइमलाइन का कि किस तरह आपके पास चीजें इवॉल्व कर रही हैं, अभी हमने एनलाइटनमेंट की बात की, जिसमें हमने रूसो की बात की। रूसो ने आइडिया दिया जी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया जिसकी बेसिस पे आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है। ठीक है, जिसमें आके वो स्लोगन देता है कि जी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये वो आइडिया है जिसके बाद आपके पास यूरोप के अंदर पहली रेवोल्यूशन आती है। इससे पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में आ चुकी है, अमेरिकन रेवोल्यूशन आ चुकी है 17 लेटर सेंचुरी में, 1776 में। फिर आपके पास लास्टली आती है दिस रेवोल्यूशन, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दिस इज वेयर योर कोर्स स्टार्ट्स। ये इतनी 10 मिनट की डिस्कशन आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों को
मिस करके आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती कि चीजें किस तरह इवॉल्व की हैं। सो अब जब हमने पूरा कर लिया, अब हम देखते हैं कि जी अच्छा आगे जो 200-250 साल की तारीख है वो किस तरह शेप की है। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है। ठीक है, 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है तो उसकी अपनी कॉजेज हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके इम्पैक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नेपोलियन का राइज हो जाता है। ठीक है, सो ये नेपोलियन का जो राइज है ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में के उसके बाद में नजर आता है। ठीक है, अब जब नेपोलियन पावर में आ जाता है तो नेपोलियन पावर में आके कॉन्सुलेट सिस्टम इंस्टॉल करता है इन 1800, जो कि नेपोलियन 4 साल बाद अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है इन 1804। ये सारी चीजें हम इन लेक्चर डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया एक टाइमलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह यूरोपियन हिस्ट्री इवॉल्व करेगी। ठीक है, जब नेपोलियन पावर में आ जाता है तो वो तकरीबन 20 साल वॉर्स में रहता है। नेपोलियनिक वॉर्स का एरा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1796 टू 1815, और 1815 में आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन की डिफीट होती है और नेपोलियन आखिरकार आपका पावर से बाहर फेंक के उसको एल्बा में और फिर सेंट हेलेना में भेज दिया जाता है एग्जाइल में। जब नेपोलियन को ये लोग पावर से हटाते हैं उसके बाद आपके पास आता है कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, 1815 में सारे यूरोपियन जो लीडर्स हैं आपके पास ये बैठते हैं और ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने मेक श्योर करना है कि यूरोप में मजीद कोई रेवोल्यूशन ना आए, नेपोलियन जैसा कोई बंदा ना आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कोई रेवोल्यूशन ना आए। सो ये कांग्रेस ऑफ वियना में बैठते हैं और एक कांग्रेस सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं कि ये लोग मेक श्योर करेंगे कि अगली पूरी तारीख में कोई ऐसी रेवोल्यूशन यूरोप में ना आए। ठीक है, और वो कांग्रेस सिस्टम होता है जिसमें ये फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करते हैं और अल्टीमेटली ये जिसको कांग्रेस ऑफ वियना में जो सिस्टम स्टैब्लिश होता है दैट इज मेटरनिच सिस्टम। और ये 1815 से 1848 तक प्रॉपरली वर्क करता है और 1848 में मेटरनिच अल्टीमेटली भाग जाता है। इसी ड्यूरेशन के अंदर आपके पास बेसिकली रेवोल्यूशंस भी आ रही हैं। आपके पास रेवोल्यूशन ऑफ 1830 आती है, आपके पास रेवोल्यूशन ऑफ 1848 आती है। ये रेवोल्यूशन क्यों आ रही हैं? ये रेवोल्यूशन इसलिए आ रही हैं कि नेपोलियन के बाद जब कांग्रेस ऑफ वियना आता है तो वो अगेन एक अथॉरिटेरियन सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, कंजर्वेटिज्म को प्रमोट करते हैं, जिसको काउंटर करने के लिए जो कि आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दे दिए नेशनलिज्म के, आपको आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दे दिए नेशन स्टेट के इंडिपेंडेंस के, वो उस इंडिपेंडेंस के लिए उस नेशनलिज्म के लिए आपके पास 1830 की रेवोल्यूशन आती है, आपके पास 1848 की रेवोल्यूशन आती है। सो ये रेवोल्यूशन चलती रहती हैं। अल्टीमेटली 1848 में मेटरनिच सिस्टम का डाउनफॉल हो जाता है। इस प्रोसेस में अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है 1848 में नेपोलियन का नेफ्यू नेपोलियन थ्री ये पावर में आ जाता है। ठीक है, जब 1848 की रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होती है तो नेपोलियन थ्री पावर में आता है। अगेन आके ये शुरू में रिपब्लिकनिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है, बट लेटर ऑन ये खुद को भी अपने आप को एम्परर ही डिक्लेयर कर देता है सॉर्ट ऑफ, और ये अपने पास सारी पावर्स कैप्चर कर लेता है। ठीक है, सो ये हमारी यूरोपियन हिस्ट्री चल रही है, बट पैरेलल में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन था दैट इज ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन इज अबाउट ऑटोमन एम्पायर। ये वो टाइम है जब 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का कांस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है और आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है अगेन, रशिया और ऑस्ट्रिया चाह रहे हैं कि वो उन एरियाज पे जो ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर करके रखे हुए हैं जो ईस्टर्न यूरोप के हैं, जिसमें बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ये मॉन्टेनेग्रो, ये सारी स्टेट्स हैं, बाल्कन स्टेट्स, ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में है। बट रशिया और ऑस्ट्रिया चाह रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करके ये एरियाज अपने कंट्रोल में ले लें। इस पूरी डिबेट को ईस्टर्न क्वेश्चन कहा जाता है और ये क्वेश्चन 4-5 फेजेस में चलता है जो कि अल्टीमेटली जाके वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1923 में खत्म होता है, जब आपकी ऑटोमन एम्पायर की डिफीट होती है इन वर्ल्ड वॉर वन और अल्टीमेटली ऑटोमन एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये दिस इज योर ऑटोमन एम्पायर और ईस्टर्न क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। अभी मैंने आपको बताया कि 1848 में रेवोल्यूशन आती है। ये वो रेवोल्यूशन में एक मेजर पार्ट है इटली भी प्ले कर रहा है, जिसमें इटली कोशिश कर रहा है। इटली अगेन इस टाइम हम लोग जो आज के दिन इटली पढ़ते हैं, इटली आज के दिन कंट्री है। 1871 से पहले इटली वॉज 1870 से पहले टेक्निकली इटली वॉज नॉट इटली। इटली एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन था जो कि विच कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। आपके पास 6-7-8 मेजर स्टेट्स थी और वो डिसइंटीग्रेटेड थी, उनमें एनिमोसिटी थी। ठीक है, तो ये आपस में कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंट्री को यूनिफाई कर लें। सिमिलरली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी पैरेलल में चल रही है। ये दो पैरेलल यूनिफिकेशन हैं। 1870 में इटली यूनिफाई होता है, 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है। तो इसका पर्पस क्या था कि आप अपने कंट्रीज को यूनिफाई करें, नेशनलिज्म की एक चीज चल रही है वहां पे।
ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक ये ऐसा वर्ड है जो कि पूरी की पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में आपको आगे नजर आएगा। वर्ल्ड में बी वर्ल्ड वॉर 1, में बी वर्ल्ड वॉर 2, में बी कोल्ड वॉर, आपको नेशनलिज्म का पॉइंट हमेशा ऐड करने की जरूरत है। मेड बी यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म यूरोप की हिस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फिर मैंने आपको बताया कि 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है, और इसके बाद अगले 20 साल एक इंसान यूरोप को डिक्टेट करता है जिसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। और ये यूरोप, ये जो ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स ऑफ 19th सेंचुरी। इसने यूरोप की पूरी हिस्ट्री को आगे शेप किया थ्रू हिज पॉलिसीज। ठीक है, और इसकी पॉलिसीज के बाद जब वहां पे मोनार्क चेंज होता है, फ्रेडरिक विलियम टू आता है, तो वो पॉलिसीज को वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाता है, जिसके बाद आपकी वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इन 40-50 सालों में ऐसे मसले होते हैं जिसमें आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 आती है। अगेन मैंने आपको बता दिया कि जब आप वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे किस तरह सप्रेशन हो रही है वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे, किस तरह अलायंसेज हो रही हैं जो बिस्मार्क करता है। ठीक है, सो किस तरह मिलिट्रिज्म हो रही है, किस तरह इंपीरियलिज्म हो रही है, सो ये सारी चीजें, किस तरह नेशनलिज्म वर्ल्ड वॉर 1 को कॉज करती है, बाल्कन्स का इशू आता है, बाल्कन वॉर होती है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमन का अंपायर का क्वेश्चन, हमने एशियन क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारी कॉजेज हैं। ऑल दीज पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये कॉजेज हैं आपकी वर्ल्ड वॉर 1 के। और वर्ल्ड वॉर 1 के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज बन जाएंगे। ठीक है, सो आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 होती है 1914 से 1918 तक, जिसके बाद आपके पास ट्रीटी ऑफ वर्साई, बेसिकली पेरिस प्री पीस एग्रीमेंट साइन होता है 1919 जनवरी में। ठीक है, और इस पेरिस पीस एग्रीमेंट में सबसे मेजर जो ट्रीटी है दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साई विद जर्मनी। ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ वर्साई विद जर्मनी जो होती है दैट बिकम्स द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अगेन टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी वर्ल्ड वॉर 1 की ड्यूरेशन में आपके पास रशियन रेवोल्यूशन आती है। रशियन रेवोल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, एक फरवरी में होती है, एक अक्टूबर में होती है। ठीक है, और आपके पास पहले मेंशेविक्स पावर में आते हैं, फिर बॉल्शेविक्स पावर में आते हैं। और आपके पास होता क्या है कि आपके पास रशिया के अंदर लेनिन पावर में आ जाता है, रशिया के अंदर आपके पास कम्युनिज्म आ जाती है ऑफिशियली। ठीक है, 1919 से 1939 के पीरियड को इंटर वॉर पीरियड कहा जाता है। ये 21 साल का पीरियड है जिसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। इसमें आपके पास, अगर हमें अगले पेज पे मिल जाए, इंटर वॉर पीरियड में आपके पास लीग ऑफ नेशन आती है, आपके पास यूरोप के अंदर डिक्टेटरशिप्स राइज करती हैं, फाशिज्म इन इटली जिसमें मुसोलिनी है, नाजिज्म इन जर्मनी जिसमें हिटलर है। हमारे पास इंटर वॉर पीरियड के अंदर अपीजमेंट पॉलिसी आती है जिसमें हिटलर और मुसोलिनी कांस्टेंट एक्सपेंशनिज्म कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी नेवी एक्सपेंड कर रहे हैं। बट फ्रांस और यूके, चूंकि वो ऑलरेडी एक जंग देख चुके हैं, इकोनॉमिकली वो सफर कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कहते, जिसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा जाता है। अगेन दिस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इज वन बिगेस्ट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। लीग ऑफ नेशन का फेलियर इज वन बिग कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। Fascism in Italy is one big cause of World War 2. Nazism in Germany is one big cause of World War 2. ये ग्रेट डिप्रेशन आपका इंटर वॉर पीरियड का है, जो कि जो कुछ इंटर वॉर पीरियड में हो रहा है दैट अल्टीमेटली बिकम्स द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साई वर्ल्ड वॉर 2 1919 में साइन होती है। ठीक है, फिर हिटलर साहब 1930s में कंप्लीट एक्सपेंशनिज्म करते हैं, अपनी मिलिट्री एक्सपेंड करते हैं, एरियाज एक्सपेंड करते हैं, एक ऑस्ट्रिया को कैप्चर करते हैं, सदतन लैंड है चीकोस्लोवाकिया में, उसको कैप्चर करते हैं, फिर पूरे के पूरे चीकोस्लोवाकिया को कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके वो पोलैंड पे अटैक करते हैं, जिसके बाद आपकी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसी इंटर वॉर पीरियड में डिस्कशन करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो साइन करती है दैट इज वाइमार रिपब्लिक। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन जर्मनी इंस्टॉल होती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइन करती है। और ये हिटलर इसको ब्लेम करता है फॉर ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 होती है 1939 से 1945 तक, आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है। ठीक है, 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे आपके पास एक, अगेन आपके पास यूके, आपके पास यूएसए, आपके पास रशिया, ये वो कंट्रीज हैं जो कि विक्टोरियस होते हैं, जो जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2। और ये फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन लिबरलिज्म, दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म इन आइडियाज पे। आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ यूएन होती है। उसके बाद आपके ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कायम होते हैं जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो यही इम्पैक्ट्स हैं, यही आपके इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हैं।
इसमें आगे मजीद इम्पैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो आपको मैं बताऊं कि जिस तरह ये अब यहाँ पे इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गए हैं और कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो गया 1945 से 1991 तक। इसमें आपके पास इम्पैक्ट्स क्या आते हैं, आपके पास आइडियोलॉजिकल कंपटीशन आ जाता है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का, ठीक है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ जर्मनी, अगेन जर्मनी की दो वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आप डिसाइड किया जाता है कि जी ये जर्मनी है, इसको इसको ऐसे ये जर्मनी है आपके पास, ठीक है। और इसको पकड़ के डिवाइड कर दो, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ये आपका वेस्ट जर्मनी है, ये आपका ईस्ट जर्मनी है, ये यूएसएसआर को दे दिया जाता है। ये तीन यूएसए, यूके और फ्रांस अपने पास रख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बर्लिन है, उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है। सो आपके पास जर्मनी की डिवीजन कर ली जाती है, ठीक है। फिर ईस्ट ईस्ट ये जो ईस्ट जर्मनी है, इसी के अंदर बर्लिन वॉल, ईस्ट बर्लिन के अंदर की स्टैब्लिश की जाती है बर्लिन वॉल, टू मेक श्योर कि आपकी मूवमेंट ना हो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। उसके लिए बर्लिन वॉल की जाती है अल्टीमेटली 1889 में आपकी बर्लिन वॉल का फॉल होता है, जिसके बाद इस कहा जाता है कि आपके पास कोल्ड वॉर एंड हो रही है। और कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है विद विंस्टन चर्चिल की स्पीच, जिसको आयरन कर्टन की स्पीच कहा जाता है, ठीक है। ये आपका अभी कोल्ड वॉर एरा की, हम वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट्स देख रहे हैं और साथ ही हमारी कोल्ड वॉर एरा की ड्यूरेशन चल रही है, ये आपके पास चल रही है। 1949 में आपके पास नेटो स्टैब्लिश की जाती है यूरोप की सिक्योरिटी के लिए। फिर 1955 में आपके पास वार्सा पैक्ट साइन होता है, ये यूएसएसआर का है, ये यूएसए का है, ये वेस्ट का है, ये ईस्ट का है, ठीक है। फिर आपके पास कोरियन वॉर आती है, ठीक है, 1950s में। आपके पास क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आता है 1962 का। इसको कहा जाता है कि ये वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है इन यूरोपियन हिस्ट्री जब आपके पास जो यूरोपियन जो आपकी दुनिया है वो वर्ल्ड वॉर थ्री के वर्ज पे थी, ठीक है। यूएसए और यूएसएसआर वर अबाउट टू फाइट विद ईच अदर, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में 1962 में, ठीक है। फिर आपके पास आगे जाके वियतनाम वॉर आती है 1979 का, अफगान वॉर आती है, ठीक है। ये अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। फिर आपके पास इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है कोल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है विद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी। इससे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है 1950s में, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में 1957 में। और ये आगे जाके आपके पास यूरोपियन यूनियन की फॉर्म इस्टेब्लिश कर लेती है इन 1993, ठीक है। सो ये आपकी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें यूरोप इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, नो वॉर्स एट ऑल, इट इज इकोनॉमी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यूरोप इस प्रोसेस में अपनी इकोनॉमी पे काम करता है, अपनी इकोनॉमी पे फोकस करता है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग, हाउ द थिंग्स आर शेपिंग इन यूरोप। और ये अल्टीमेटली 1991 में आपके पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होती है। बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर की ये कोल्ड वॉर चल रही है बिटवीन द टू कंट्रीज, और अल्टीमेटली विक्टोरियस आपके पास होता है यूएसए इन 1991। और जिसके बाद हमारे पास यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आता है जिसमें यूएसए इज द हेजमोन, यूएसएसआर आपका डिफीट हो जाती है 1991, ठीक है। 1991 में जो आपको अगर हम देखें तो पोस्ट कोल्ड वॉर यूरोप को देखें 1991 से 2025 तक, इसमें बीच में 1990s में बाल्कन क्राइसिस आता है। आपकी जो नेटो है वो अटैक करती है, नेटो आपकी करती है ऑन बाल्कन, रिजॉल्व इशू करती है। और आपके पास जब यूएसए विक्टोरियस हो गया है इन कोल्ड वॉर, तो आपके पास यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होता है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज बायपोलर, बायपोलर इन सेंस कि आपके पास दो मेजर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। और आपके पास यूएसए जीतने के बाद एक बार आपके पास यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होता है। और हमारे पास एक और चीज होती है कि 1990s के बाद हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ नेटो नजर आती है। ये अगेन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड का क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के क्या फीचर्स हैं। फिर अगेन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में ही हमारे पास आती है वॉर ऑन टेरर, 9/11 का अटैक होता है जिसके बाद वॉर ऑन टेरर शुरू होती है। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में ही हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आती है 2008 का, जिसके बाद आपके पास अल्टीमेटली चाइना का राइज भी शुरू हो जाता है। फिर 2016-20 में हमारे पास ब्रेग्जिट आता है, जिसमें से यूके बेसिकली आपके पास ब्रिटेन एग्जिट करता है यूरोप में से, यूरोपियन यूनियन में से, ठीक है। और आपके पास इसके बाद 21st सेंचुरी का एक सबसे बड़ा इवेंट दैट इज यूक्रेन रशिया वॉर आती है। अगेन ये वो क्वेश्चन है जो कि कंटेम्प्रेरी यूरोप में से एक आधा सवाल वो कर लेता है अगर उसने करना हो। और आपको मैंने बताया कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपने, जो मैं फोकस करूंगा, पार्ट वन सब तैयार कर लेते हैं, उसको ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बट पार्ट टू पे भी हम एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि इसमें से जो तीन सवाल में से दो करना दैट इज टफ। और लास्टली एनर्जी क्राइसिस ऑफ यूरोप। सो दिस इज द होल टाइमलाइन। अब नेक्स्ट जो हमारी होगी दैट वुड बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है।
ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनके साथ हम स्टार्ट करेंगे, बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू a whole analysis, a whole timeline, complete timeline of Europe कि किस तरह आपका यूरोप इवॉल्व किया है इन द लास्ट 7-8 सेंचुरीज, और किस तरह आज के दिन 2025 में जो यूरोप है वो है। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स नहीं भी रजिस्टर करते, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि इस टाइमलाइन को आप लोग जरूर तैयार कर लें। आप लोगों को ये टाइमलाइन ही बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। ठीक है, 50% क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग इस टाइमलाइन को तैयार करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बाकी अब द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों के कुछ सवाल हैं वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।